तो आज हमारी होने वाली है एसी थ्योरी से दूसरे नंबर की क्लास अर्थात पार्ट 2 मैंने पहले ही लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन इसमें कवर किए जा रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आप एक बार वीडियोज को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं वो भी आपको कवर किया गया है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी दूसरे नंबर की, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट 2 लिख दिया है। और ये ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं डेली रात 8 बजे कवर करता हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों की क्लास में ज़्यादा यहाँ पर व्यू न जाने के कारण आपको कभी कभार वीडियोज मिलती रहती हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और यदि आपने पहले नंबर की वीडियोज नहीं देखा है, यदि आप देखने की इच्छा रखते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन कि इनमें से सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता किसकी है? अभ्रक की या पैराफिन मोम की या हवा की या खनिज तेल की? तो देखिए दोस्तों, आपने सूत्र देखा होगा, जो सूत्र होता है R बराबर रो L/A होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका R होता है R प्रोपोर्शनल टू रो हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिसका जो प्रतिरोध होता है अधिक होता है, उसका जो प्रतिरोधकता होती है वो अधिक होगी है। अर्थात हम कहेंगे कि उसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो आपका सबसे कम होगा। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि इसमें R क्या है, रो क्या है, L क्या है, तो A क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो आपका R है प्रतिरोध है और P क्या है, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध इसको बोला जाता है। और इसमें जो आपका L है लंबाई है और A आपका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर C दिया गया हमारा हवा, ये C ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और विभव के बीच π/2, ठीक है, π/2 का फेज अंतर है, इसका उच्चतम विभव 0 है, तो धारा है, परिपथ है। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर प्रतिरोधित परिपथ, बी ऑप्शन देंगे प्रेरकत्व परिपथ और सी ऑप्शन देंगे संधारित्र परिपथ और डी ऑप्शन देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम दोस्तों यहाँ पर कहेंगे कि जब धारा और विभव के बीच π/2, क्या दोस्तों π/2 है, तो इसका ये मतलब है या ये π/2 का फेज अंतर है। क्या है दोस्तों? जब धारा और विभव के बीच π/2 का फेज अंतर है तो वो परिपथ आपका प्रेरकत्व संधारित्र दोनों होता है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर इसका चित्र बनता है कुछ इस तरह का बनता है। ये आपका रहा, ये आपका बीच में रहता है, ठीक है। ये आपका VR हो जाता है L और ये आपका X हो जाता है और C। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं, लेकिन जब इसका 90 अंश पर बनता है, मतलब कि ये आपका जो न होकर बीच में से यहाँ पर नीचे आ जाता है, तो हम कहते हैं लेकिन जब विभव 0 हो तब इसका जो अर्थ है परिपथ प्रेरकत्व परिपथ होगा। इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन में मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रेरकत्व परिपथ। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच तुलना करने पर निम्न में से कौन नहीं सही है? जैसे कि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं सही है। तो इसमें जो आपका नहीं सही के अंतर्गत आता है वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं इसको क्योंकि ज़्यादा ये आपका लंबा हो जाएगा, कि DC दिष्ट धारा के लिए होती है और AC प्रत्यावर्ती धारा के लिए होती है। तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में बिजली की या का घरेलू सप्लाई 220 वोल्ट AC है, तो 220 वोल्ट से क्या अभिप्राय है? मतलब कि यदि भारत में बिजली की घरेलू सप्लाई 220 वोल्ट है तो आप इससे क्या समझते हैं, मतलब कि इसका मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वर्ग माध्य मूलमान, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में बिजली का जो घरेलू सप्लाई है 220 वोल्ट AC है, तो 220 वोल्ट का अभिप्राय यह है कि ये आपका RMS मान है। क्या मतलब है?
RMS मान है, ठीक है। और RMS वर्गमूल का जो सूत्र होता है आप इस तरह पे ज्ञात कर सकते हैं, VRMS बराबर VM अपान √2, अर्थात भारत में घरेलू बिजली का वर्ग माध्य मूल मान में मापा जाता है और जिसकी आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज से मापी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा ए दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कुंडली के गुणवत्ता कारक अर्थात Q के बढ़ने पर तार होगा पतला, मोटा या लंबा या मोटा और पतला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोटा। क्यों? क्योंकि कुंडली के गुणवत्ता कारक जो Q होता है उसके बढ़ने पर तार क्या होता है, मोटा होता है। यदि आप सूत्र से ज्ञात करना चाहते हैं तो इस सूत्र होता है Q बराबर 1/r, आर अंडर रूट पूरे का अंडर रूट होता है L/C होता है, जिसमें हम कह सकते हैं जो ये आपका Q होता है इसको जब आप बाहर निकालेंगे 1/r को तो ये प्रोपोर्शनल में हो जाता है। तो Q प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाता है, जिसका सूत्र हमारा क्रिएट होता है वही फाइनली R बराबर ρL/A, और वही को ये आपका पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती परिपथ में KW और KVA का अनुपात प्रदर्शित करता है शक्ति गुणांक या रूप गुणांक या भार गुणांक या भिन्नात्मक गुणांक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, शक्ति गुणांक। कैसे? क्योंकि प्रत्यावर्ती परिपथ में जो KW होता है मतलब किलोवाट होता है और जो KVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर होता है उसका अनुपात शक्ति गुणांक को प्रदर्शित करता है। क्योंकि KW बराबर आपका KVA cos फाई होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और जहाँ पर आपका cos फाई आपका जो हो जाता है cos फाई ये शक्ति गुणांक हो जाता है। तो शक्ति गुणांक का सूत्र क्या हो जाता है? तो शक्ति गुणांक बराबर हो जाता है KW/KVA, और cos फाई का क्या हो जाता है? cos फाई बराबर आपका हो जाता है P/S, जो कि इसमें जो आपका P होता है ये एक्टिव शक्ति होता है और S इसमें सम्मिश्र शक्ति हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ये दिया गया ये ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ताप युग्म मापन में किस मान का विभव मापी प्रयोग किया जाता है? RMS मान का या अधिकतम मान का या औसत मान का या अधिकतम से अधिकतम मान का? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा RMS मान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लघु युग्म मापन जो होता है उसमें RMS मान का विभव मापन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एक विद्युत उपकरण ये है, पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, और जो कि थर्मल जो कि भिन्न भिन्न विद्युत जो संलग्न होता है उसमें विभिन्न तापमानों पर ये विद्युत जंक्शन बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है RMS मान पर। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है कि तापयुग्म मापन में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मान पर का विभव मापी प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका RMS मान का विभव मापी प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन, दो ज्यावक्रिय अर्थात यहाँ पर दो ज्यावक्रिय का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका धाराओं के समीकरण अर्थात I1 बराबर 10 दिया गया है, जिसका यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपका साइन दिया गया ω t प्लस और 5/3 तथा I2 बराबर 15 साइन क्वेश्चन में आपका ω t माइनस π/4, तो इसके बीच स्थित कालांतर डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कैसे लगाना है इसको देखिए, ये आपका दिया गया साइन ω t यहाँ पर आपका मान दे दिया गया, इतना आपको दे दिया गया, ठीक है। और इसमें आपका पूछ लिया ये आपका I1 का मान इतना है और I2 का मान इतना है। तो हम इसको कैसे लगाएंगे? पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे। तो I1 हमारा कितना दिया गया है? तो ये हमारा I1 से यहाँ तक मान है, तो इसके हम नीचे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा और I2। तो ये हमारा I1 और I2 जब दे दिया गया है तो हमको क्या करना है? केवल इसका मान तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सूत्र कालांतर से, मतलब कि φ1 माइनस φ2 कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर आपका जो दिया गया है इसमें से पहले वाला में से घटा देंगे। तो इसमें जब आप घटाएंगे तो π/3 माइनस ये आपका अंदर है तो ये आपका माइनस ही रह जाएगा, माइनस आपका π/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई नहीं, और ये आपका माइनस है तो माइनस हमने सेम किया है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर π/3 प्लस π/4 हो जाएगा। अब इसका दोनों का निकालिए तो ये आपका आ जाएगा कितना, π/4, मतलब कि ये आपका 60, π/3 प्लस π/4 तो 60 प्लस 45, तो ये आपका हो जाता है कितना, 105 अंश। 105 अंश आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया, 105, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक परिपथ जिसमें प्रतिरोध संधारित्र तथा प्रेरकत्व श्रृंखला अर्थात श्रेणी में हो तो प्रतिबाधा होगी। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका सूत्र पूछ रहा है, प्रतिबाधा का सूत्र पूछ रहा है, और प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो प्रतिबाधा का यहाँ पर जो सूत्र है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ये होता है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस तरह होता है, ये आपका इस तरह, मतलब कि जिसमें अधिक होता है संख्या उसमें से घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है क्वेश्चन कि किस 3 फेज कनेक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर में इसके आउटपुट और संबंधित इनपुट लाइन वोल्टेज के बीच 30 डिग्री के फेज अंतर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, स्टार डेल्टा या स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा या डेल्टा जिगजैग। तो दोस्तों देखिए, 30 अंक का जो फेज अंतर होता है वो प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग होने वाले जो ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम 2 प्रकार का होते हैं, स्टार डेल्टा और आपका डेल्टा स्टार। तो ये दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्टार होता है और जो डेल्टा डेल्टा होता है, ये ट्रांसफार्मर का जो फेज अंतर होता है वो 0 अंश, मतलब कि 0 अंश होता है, और ये आपका लीक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, स्टार डेल्टा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है क्वेश्चन कि वैद्युत मोटरों के क्रोड अर्थात यहाँ पर कोर्स जो दिया गया है क्रोड वो सामान्यतः किसके पटलीकरण अर्थात लेमिनेशन से निर्मित किए जाते हैं, कार्बन या सिलिकॉन स्टील या ढलवा लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विद्युत मोटरें होते हैं उनके जो क्रोड होते हैं वो आपका सिलिकॉन स्टील, ठीक है, आपने सिलिकॉन स्टील का नाम सुना होगा, ये उसी से बनाए जाते हैं। और ये क्या होता है, तो ये 3 से 5 mm की मोटी चुंबकीय वाली जो सिलिकॉन स्टील होती है उससे पटलित पत्तियां की बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज प्रणाली को डेल्टा में जोड़कर बनाया गया है तथा एक लूप बंद लूप से संयोजन होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो हम कहेंगे कि 3 फेज डेल्टा प्रणाली में एक कुंडली, ठीक है, या प्राथमिक सिरा दूसरे कुंडली से अंतिम सिरा से आपस में जुड़ी रहती है या जुड़ा है, तो ये से आपका जो डेल्टा होगा ये प्रणाली बनेगा, मतलब कि ये आपका डेल्टा की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वाइंडिंग के एक सिरे से वाइंडिंग के प्रारंभिक सिरे को, मतलब कि यहाँ से आपका वाइंडिंग का सिरा चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा और यहाँ पर फिर दोबारा, मतलब कि ये आपका एक सिरा से दूसरे सिरा क्या होता है, जुड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है क्वेश्चन वैकल्पिक मात्रा के समान फेजर आरेख में आवृत्ति भी खाली स्थान होती है, भिन्न भिन्न या गुणनफल या ऋणात्मक या समान। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी यहाँ पर दिया गया तो वैकल्पिक मात्रा में, तो हम कहेंगे कि वैकल्पिक मात्रा की समान फेजर आरेख जो होते हैं उसमें आवृत्ति भी समान होती है, लेकिन उसका जो आयाम होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है क्वेश्चन किसी 3 फेजी प्रणाली में IL बराबर √3IPH संबंध खाली स्थान लागू होता है, मतलब कि ये कैसे लागू होता है, तो आप इसका सूत्र जानते होंगे, IL बराबर √3IPH, ठीक है, मैंने इस पर बहुत सारे सवाल भी बताया था आपको। इसमें जो संबंध होता है ये डेल्टा भार पर लागू होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और सिर में कौन सा दिया गया है, डेल्टा से जुड़े भार पर, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा दिया गया ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक श्रेणी RL परिपथ में पूर्ति सप्लाई 5 वोल्ट है, ठीक है, कितना है, 5 वोल्ट है। अगर R की वोल्टता 3 वोल्ट हो तो L के आर पार कितनी वोल्टता होगी।
2L या 0 वोल्ट या 5 वोल्ट या 4 वोल्ट। तो दोस्तों देखिए, एक श्रेणी RL परिपथ में जो पूर्ति सप्लाई वोल्टता होगी 5 वोल्ट होगी। कब? जब R की वोल्टता 3 वोल्ट हो और L के आर पार वोल्टेज 4 वोल्ट है। यदि आप सवाल को भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया गया, 5 दिया गया और 3 वोल्ट दिया गया, तो इसका जो परिपथ बनेगा इस तरह बनेगा आपका। यहाँ पर आपका हो जाता है 3 वोल्ट, ठीक है, ये आपका 3 वोल्ट होता है और यहाँ पर आपका 4 वोल्ट होता है। मतलब कि ये आपका VR का मान हो जाता है और ये आपका VL का मान हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कुछ परिपथ इस तरह बनता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है VS का मान। तो 5 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र क्रिएट होता है, हमारा सूत्र होता है कितना, VS बराबर √VS का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा सूत्र होता है। और आप सभी को मालूम है VS का यहाँ पर जब हम करनी को हटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हमारा करनी क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है VS का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सूत्र क्रिएट हो जाएगा, जिसमें यदि आप लगाना चाहें तो इस तरह भी लगा सकते हैं कि VL, इसको अब आप निकालेंगे, VL का मान हमको ज्ञात करना है। तो VL का स्क्वायर बराबर VS का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब हमको यही निकालना है, V स्क्वायर का VL का मान ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यदि हम करनी में दोबारा कर देते हैं तो यहाँ पर जो स्क्वायर है ये आपका हट जाता है। मतलब कि यहाँ पर VL बराबर आपका हो जाएगा √VS माइनस V स्क्वायर। मतलब कि VS का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना दिया गया, VR का मान तो 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर। अब आसानी से लगा सकते हैं इसको, 5 का आपका 25 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट में रहेंगे, तो अंडर रूट 25 माइनस 9 तो कितना आ जाता है आपका, तो अंडर रूट में 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। और 16 का कितना हो जाएगा, तो 16 का 4 हो जाएगा। तो 16 का 4 यहाँ पर VL हम V का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा मैच करा है, ऑप्शन नंबर डी मैच करा है। तो 4 ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट। क्लियर हो गया दोस्तों। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आज का समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।